देखो, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर वाली जो यूनिट है उसमें आपके चैप्टर्स आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये 5 टॉपिक्स आते हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली तुम लोगों के टेस्ट वगैरह चेक किए, सब में एक कॉमन चीज आ रही है कि तुम लोग थ्योरी तो जैसे न जैसे लिख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल्स में न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही आसान होते हैं वो भी गलत कर रहे हो। तो अब हम लोग रिवीजन में यही रखेंगे कि एक एक चीज, जैसे कि आज मैं इस पूरी यूनिट के तुम्हें न्यूमेरिकल्स रिवाइज करवा दूंगी, फिर एक दिन हम क्लास में सारे पूरे माइक्रो में जितने भी लॉज हैं उन्हें एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप उसको अपने आंसर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओ तो उन कॉन्सेप्ट्स का कोई यूज नहीं है, राइट। मार्क्स में तो मिलने चाहिए, पढ़ाई तो नंबरों के लिए तो करते ही हैं, तो वो मार्क्स ही नहीं मिल रहे क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के लिख ही नहीं पा रहे हो ठीक से। ठीक है, तो आज मैं इन 5 टॉपिक्स के तुम्हें न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आते हैं टीपी, एपी और एमपी। टीपी को हम टीपीपी, एपीपी, एमपीपी यानी कि या तो टोटल प्रोडक्ट कहें या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोले। एपी एवरेज प्रोडक्ट कहें या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल वर्ड जहां भी आ जाता है वहां 1 एडिशनल यूनिट का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, जितने भी मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो टीपीपी में क्या होता है, ये होती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। हम ये नहीं कहते कि प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर है, नो, प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड। हो सकता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हों। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है फिजिकल फॉर्म में, इसीलिए हम गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं करते। एमसीक्यूज में ये एक एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाते हैं और आप लोगों के एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं क्योंकि एक वर्ड से आंसर चेंज हो गया। आपको एक जगह लिखा है गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। आपको क्या फर्क क्या है, एकदम से समझ में नहीं आएगा और उसमें कहीं भी एक उसमें खेल जाओगे उन वर्ड्स के बीच में और गलत आंसर टिक कर दोगे। तो आपको फोकस रखना है, हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। जब हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं टीपी अपॉन क्यू, लेकिन हम यहाँ पे क्यू की जगह लेते हैं एल, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट पर लेबर। एक लेबर कितना प्रोडक्ट बना रही है, और लेबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पर वेरिएबल फैक्टर लेते हैं। जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसे कंसिडर करते हैं पर वेरिएबल फैक्टर, यानी कि हम जो भी वेरिएबल फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं, मटेरियल भी ले सकते हैं, बट हम लोगों को सिलेबस में थोड़ी चीजें डिफाइंड है कि हमें लेबर को ही वेरिएबल फैक्टर लेना है, तो पर लेबर फैक्टर। तो हमने कहा एक लेबर एन एन एवरेज कितना बना रही है, तो हमने कहा टीपी अपॉन एल। ठीक है, फिर हमने कहा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एडिशनल प्रोडक्ट बाय इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी कितनी इनपुट आएगा, तो हम क्या कहेंगे, या तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, दिस इज एमपी एन। ठीक है, और या फिर
हम कह सकते हैं MP इज चेंज इन TP अपॉन चेंज इन L। ठीक है, यानी कि अगर हमारी यूनिट्स ऑफ लेबर पहले 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है पहले वो 10 था, फिर वो 12 हुआ, फिर वो 15 हुआ, 25 हुआ, 28 हुआ। ठीक है, तो MP और AP की वैल्यू कितनी होगी? MP हमारा हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि पहली यूनिट पर तो 10 ही रहेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एट फर्स्ट यूनिट, जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, तब ये बातें याद आती हैं कि एट फर्स्ट यूनिट TP, MP, AP सब इक्वल है। एट फर्स्ट यूनिट तीनों इक्वल है, यानी कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया और फिर ये 3 हो गया। फिर AP 10 अपॉन 1 10 हो गया, 12 अपॉन 2 6 हो गया, 15 अपॉन 3 5 हो गया, 25 अपॉन 4 6.25 हो गया और 28 अपॉन 5 5.6 हो गया। अब कई बार हमें न्यूमेरिकल्स ऐसे भी दे देते हैं जहां पे जो हमने लॉ पढ़ा है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, कहीं क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं है। तो आपको जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तब ये बातें मत सोचो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कुछ भी फ्रेम हो सकता है ना। न्यूमेरिकल फ्रेम होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूमेरिकल में तो कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स जब आपसे वेरियस स्टेजेस पूछेंगे तब वो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट के लिए परेशान मत होना। आप अपने कैलकुलेशंस पे फोकस करो सिर्फ कि हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है। तो इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में हमारे पास बड़े सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारी टोटल कॉस्ट फॉर्म करती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट बना देती हैं। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिला के एवरेज कॉस्ट बना देती हैं, या इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब यहां से फॉर्मूले और चेंज हो जाते हैं, यानी कि TFC अपॉन Q करेंगे, यानी कि कितनी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो AFC हो जाएगा। TVC अपॉन Q करेंगे तो AVC हो जाएगा, और TC अपॉन Q करेंगे तो AC हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या ध्यान रखना होता है, मार्जिनल कॉस्ट पहले समझ लो। मार्जिनल कॉस्ट TC अपॉन Q, सॉरी चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, या TCN माइनस TCN माइनस 1। अब तुम देखो दोनों फॉर्मूले सेम चल रहे हैं। अब मैंने यहां पर भी ये वाला पॉइंट लिखा और यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट लिखा, इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर कंटिन्यूएशन में है। अगर ये यूनिट्स ऑफ लेबर ऐसे होती कि जब हमारी लेबर 10 होती तब हमारा जो TP है वो 15 होता, लेकिन लेबर जैसे ही हमारी 18 हो गई हमारा ये 40 हो गया, यानी कि कंटिन्यूएशन में नहीं है ना, हमारी जो यूनिट्स ऑफ लेबर है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो ऐसे में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 40 माइनस 15 एंड 18 माइनस 10, तो कितना हो गया 25 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 24,125। तो अगर आपको कंटिन्यूएशन में गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वरना नहीं करते, वरना यही फॉर्मूला हमारा पॉपुलर है। ठीक है, अब यहां पर Q हमारा 0 1 2 3 और 4 है,
तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, यानी कि 50, 50, 50, 50 और 50। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 रहेगी, लेकिन जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी वो हमारी चेंज होती रहेगी। यानी कि यहाँ पे 10 हुई, यहाँ पर हो सकता है वो 18 हो जाए, फिर यहाँ पे 25 हो जाए, यहाँ पे 35 हो जाए। ठीक है, फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी इन दोनों को मिला के, यानी कि 50, 60, 68, 75 और 85। तो हम क्या कह सकते हैं, एट 0 यूनिट क्या हो रहा है, TFC इज इक्वल टू TCA एंड TVC इज 0 है। फिर हमने क्या कहा, एट फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट पे कौन सी वैल्यूज हो रही है, एट फर्स्ट यूनिट। अब यहां पे आगे निकाल लेते हैं, यहां पे हम AFC, AVC, AC और MC निकालें जरा। तो AFC तो हमारा देखो हमेशा कम हो जाएगा, यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे 50 है, 25 है और यहाँ पे 6.7 है और यहाँ पे 12.5 है। तो AFC लगातार डिक्लाइन ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AFC मल्टीप्लाइड बाय Q, TFC इज रिमेन सेम। ये आंसर हमेशा सेम आएगा TFC। तो अगर आपको किसी एक यूनिट पर भी दिया हुआ है कि एट फोर्थ यूनिट द वैल्यू ऑफ AFC इज दिस, तो अगर हमें बोला हुआ है एट फोर्थ यूनिट द वैल्यू ऑफ AFC इज 3, तो इसका मतलब 4 इंटू 3 12, यानी कि TFC के सारे कॉलम की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो अगर आपको इस AFC में से एक वैल्यू भी गिवन है तो आप पूरी TFC की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। एट फर्स्ट यूनिट क्या क्या एस्टैब्लिश हो रहे हैं रिलेशन, देखो TFC इज इक्वल टू AFC, एक तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब AVC निकालो, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 10/1 10, 18/2 9, देन 8.3 और देन ये हो गया 7.5। यानी कि एट फर्स्ट यूनिट TVC इज इक्वल टू AVC। अब AC निकालो, AC निकालने के दो तरीके हैं, तो TC को Q से डिवाइड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ये वाली ऑप्शन ली कि मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं, तो मैंने क्या लिया, AC कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 60, 34 और 17 and 8 25 and 12 21.25। ठीक है, तो यानी कि तीसरा रिलेशन TC इज इक्वल टू AC। वेरी ऑब्वियस है ना, फर्स्ट यूनिट पे तो एवरेज और टोटल सेम ही होगा ना, लॉजिकली भी सोचे तो। ठीक है भाई, पता नहीं एग्जाम टाइम पे हमारे लॉजिक्स कहाँ चले जाते हैं, उस टाइम भी हम क्यों नहीं सोच पाते हैं। बड़ा लॉजिकली सोचो तो एट फर्स्ट यूनिट तो सारे एवरेज और टोटल बराबर ही होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब MC पर आ जाओ। MC निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रही, हम इसको चाहे टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकाल दें और चाहे इससे निकाल दें, बात एक ही रहेगी। जैसे कि फर्स्ट पे तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब 0 पे, फर्स्ट पे आ गया 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 8 या इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 8, तो दोनों का डिफरेंस ही सेम आएगा। 25 माइनस 18 करें चाहे 75 माइनस 68 करें, सेम ही आएगा, 7, 10। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी फर्स्ट यूनिट पर सेम रहेंगी।
क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। आपको अगर ये सारे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हुए याद रहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस याद रहते हैं, तो आप जब मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। इसके बाद आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल जो भी हमारे पास कलेक्शन आ रही है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ? एक हो गया टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? जो भी प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि P इंटू क्यू। जो भी प्राइस पर यूनिट है और जितनी भी हमने क्वांटिटी सोल्ड की है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट। जब हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू में हम कहते हैं रेवेन्यू पर यूनिट, यानी कि टोटल रेवेन्यू को जितनी हमने सोल्ड की उससे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं? दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू करूं, तो ये प्राइस के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू भी प्राइस के बराबर है। कह सकते हैं ना? न्यूमेरिकल्स करने में ये तुमको इजी हो जाती हैं अगर तुम्हें सारे रिलेशनशिप्स पता हैं तो। फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? वही TRN-1 TRN। ठीक है ना? TRN पहले का हमारा और TRN-1 नहीं, उल्टा। पहले तो हमने सीधा लिखा है TRN, पहले वाले में तो सीधा लिखा है ना हमने TRN माइनस TRN-1। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, या फिर चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। ठीक है। थैंक यू। तो ये तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है। सेम चीज रहेगी कि फर्स्ट यूनिट पर टोटल और एवरेज दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना। अब अगर हम इसको भी लॉजिकली समझें तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करने से, बाय सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करने से जो रेवेन्यू आएगा वो उस यूनिट का प्राइस ही तो होगा। सोचने वाली बात है, अगर मेरे पास 3 मार्कर्स हैं और मैंने 3 मार्कर्स जो है वो सोल्ड किए ₹90 में, फिर जब मैंने 4 मार्कर्स सोल्ड किए तो मुझे 120, तो इन दोनों का डिफरेंस 30। इसका मतलब एक मार्कर का प्राइस 30 तो होगा। भाई एक मार्कर एक्स्ट्रा सेल करने से मुझे जो रेवेन्यू आ रहा है तो वो उस अमाउंट का प्राइस ही तो हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ठीक है जी, MR भी प्राइस के इक्वल है। अब यानी कि P AR के भी इक्वल है, MR के भी इक्वल है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेवेन्यू हो गया। अब हमने कॉस्ट भी पढ़ लिया, हमने रेवेन्यू भी पढ़ लिया। तो जहां कॉस्ट और रेवेन्यू को हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं वहां पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में वैसे तो आपके सिलेबस में एक ही अप्रोच है, 2 अप्रोचेस होती हैं। एक होती है TRTC, एक होती है MRMC। तो होने को तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, बट न्यूमेरिकल्स में TRTC अप्रोच भी आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम होता है मिनिमम कॉस्ट
और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जहां पे भी टी आर माइनस टी सी प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, वहां पे हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एमआरएमसी अप्रोच में जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमारे इक्वल होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पे मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होगी, जहां मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही है, बढ़ रही है, दो कंडीशंस जहां सेटिस्फाई होंगी वो हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर टीआरटीसी अप्रोच दिया है तो टोटल रेवेन्यू निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लोगे, और फिर वो प्रॉफिट जहां मैक्सिमम है वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एमआरएमसी अप्रोच में आप ये देखोगे कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे एमआरएमसी इक्वल है। एमआरएमसी इक्वल अगर है तो देखोगे इसके बाद के मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर मार्जिनल कॉस्ट इसके बाद बढ़ गई है तो फिर ठीक है। जैसे कि अगर मैंने क्वांटिटी 1, 2, 3 एंड 4 मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 10, 10, 10 और 10 है। मार्जिनल कॉस्ट मेरी 15 है, 12 है, 10 है और फिर 13 है, और मैं यहाँ पे लूँ 15 है। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम 3 यूनिट्स पर है, 3 यूनिट्स पे हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों यहाँ बराबर है और इसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया, क्लियर हुआ। अब आता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो तुम लोगों को लगता है, सप्लाई। टीआरडीसी अप्रोच में हम सिंपली टीआर और डीसी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ से हमारा टीआर क्या निकला, पहले का 10, फिर दूसरे का 20, 30, 40, 50। टीसी कैसे निकला, 15, 27, 37 और 50 और 65। तो हमने निकाला प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, टी आर माइनस टी सी, यानी कि अब यहाँ अगर हम टी आर टी सी अप्रोच लेते हैं तो ये तो -5, फिर ये -7, -7, माइनस, तो बेसिकली यहाँ तो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है वो पूरे टाइम लॉस में ही जा रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पर कहाँ से आएगा, वो तो लॉस में ही जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये निकाल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात आती है सप्लाई की। सप्लाई में एक ही फॉर्मूला है जो परसेंटेज मेथड होता है। इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये जो प्राइस और क्वांटिटी है ये ओरिजिनल है, और दूसरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये सप्लाइड है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसमें जो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, वो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने में ही कर देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा 10 से 12 हुआ तो ये भी 100 से 150 इंक्रीज ही होगी, 100% इंक्रीज होगी। तो अब मेरा यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो 150 माइनस 100, 12 माइनस 10 और ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमेशा जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। जो चेंज इन प्राइस है वो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, ये होगा। तो यहां पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, कितना आया 50/2 इंटू 1/10
2.5। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये प्राइस और क्वांटिटी, ये 10 है, ये हमें नहीं पता, ये 80 है और ये 100 है, हमें ये पता है। अब हमें ये दिख गया कि क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली प्राइस बढ़ ही रहा है, ये तो पक्की बात हो गई। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मान लो 5 दे दी, तो हम क्या करेंगे, इसको x एज्यूम कर लिया, 100 माइनस 80 अपॉन x माइनस 10 और 10 अपॉन 80। समझ रहे हो? अब क्या आ जाएगा हमारा, ये तो सब कैंसिल आउट ही हो गया। 5 इज इक्वल टू 20 अपॉन x माइनस 10 इंटू 1/8। इसको सॉल्व कर लें अब हम। ठीक है, सॉल्व करने में हम कैसे कर लेंगे, इस पूरे को इधर ले गए हम, जो डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 40x माइनस कितना हो गया 400 इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। x इज इक्वल टू 420 अपॉन 40, x इज इक्वल टू 105, यानी कि 10 से 10.5 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आई थोड़ी सी कि कोई भी आइटम मिसिंग हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जगह कम थी, हम और भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि हमें कोई भी एक आइटम मिसिंग है, हमें ओरिजिनल प्राइस मिसिंग है, हमें जो आइटम्स गिवन है, मेक इट अ हैबिट कि हम उसको इस फॉर्मेट में पहले लिख लें। हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मारने की सोचते हैं, तो शॉर्टकट्स मत मारो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो तरीके से अपनी भाषा में लिख लो कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, उसके बाद जो मिसिंग फिगर है उसे एक्सज्यूम कर लो। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं, देखो थोड़ा सा, कि अगर मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी, मान लो मेरे को ये नहीं पता और ये पता है, फिर मुझे ये पता है 50 है और ये 20 है, मुझे ये पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 2 है, तो अब मैंने क्या किया, 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 50 यानी कि माइनस 30, 30 माइनस x, ये वाला ले लिया, इसको x ये ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 50। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया मेरा यहीं, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन ये हो गया 150 माइनस 5x। सॉल्व कर लेंगे इसे हम, 300 माइनस 10x माइनस 3x, ये इधर चला गया, 300 इज इक्वल टू 7x और x इज इक्वल टू 300 अपॉन 7। कितना हो गया, 28 और 2 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। समझे? तो जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है हमको अपने फॉर्मेट में लिखना है। वो आपको कहानी की फॉर्मेट में दे रहे हैं तो ये नहीं कि कहानी के फॉर्मेट में ही उसको लिख दिया, नहीं, आप उस पूरे पैसेज को पढ़ के अपने काम की चीज एक्सट्रैक्ट करो और अपने फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, तो ये मैंने आज सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर आपको लगता है कि हमें एक दिन की प्रैक्टिस क्लास करनी है तो हम वो भी कर लेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सारे डायग्राम्स इसके, मतलब हम ये यूनिट क्योंकि सबसे बड़ी है तो इसलिए इस यूनिट पे थोड़ा फोकस में ज्यादा कर रही हूँ पहले, तो इस यूनिट के सारे हम डायग्राम्स एंड लॉज जितना कवर कर सकते हैं एक सेशन में उतना कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.